बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। रीतिकाल का समय, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास में 1650 से 1850 के कालखंड को हम रीतिकाल कहते हैं। इस दौरान जो कविताएं लिखी गई वो एक रीति, परंपरा, परिपाटी, प्रणाली पर आधारित थी। प्रायः कवियों ने इसका अनुकरण किया, इसलिए इस कालखंड के साहित्य को रीतिकाल कहते हैं। किंतु देखने वाली बात यह है कि इसमें जैसे जैसे हम रीतिकाल का समय बढ़ता है, यानी 1650 से आगे बढ़ता है, इसमें प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन होता है। और हम ये देखते हैं कि कुछ विशेष प्रवृत्तियों के विशेष लेखक जो है इस कालखंड में हुए। तो इन परिवर्तनों को ध्यान में रख कर के अगर हम विवेचन करें तो हम पाएंगे कि इस काल में कवियों के जो प्रकार हैं, यानी कवियों ने जिस तरह की रचनाएं लिखी हैं उसके आधार पर हम उनके विभाजन करते हैं। तो 3 प्रकार के कवि हमें इस कालखंड में मिलते हैं। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध वे कवि हैं जो रीति या परंपरा या परिपाटी का पूर्णतः अनुसरण करते हैं और वे आचार्य बनने का भी इच्छा रखते हैं, यानी आचार्यत्व और कवित्व दोनों उनके स्वभाव में है। उन्होंने दूसरे शब्दों में कहे तो लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे, लक्षण ग्रंथ। लक्ष्य ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जो कवि की मौलिक कल्पना पर आधारित उसकी अपनी सृजनात्मक कृति होती है, जबकि लक्षण ग्रंथ में रस, छंद, अलंकार की जो आ रही संस्कृत की परंपरा है विशेष रूप से, उसका अनुकरण करते हुए कवि जो है ग्रंथ भी लिखता है और उदाहरण सहित उसके लिए भी वो कविताओं का संग्रह करता है, कुछ लिखता है और उदाहरण स्वरूप को रस, छंद, अलंकार की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए आचार्य केशवदास हैं, चिंतामणि हैं, देव हैं, पद्माकर, मतिराम, रत्नाकर आदि कवि जो है इसमें आते हैं। रत्नाकर नहीं, पद्माकर। तो आचार्य केशवदास ने जहाँ रामचंद्रिका जैसे मौलिक ग्रंथ को प्रस्तुत करने की सफल कोशिश की है, वहीं उन्होंने रसिक प्रिया और कवि प्रिया नामक लक्षण ग्रंथ भी लिखे हैं, जिसमें रसिक प्रिया में रस का विवेचन है और कवि प्रिया में अलंकार का। दूसरे प्रकार के कवि हैं रीति सिद्ध। ऐसे कवियों में
बिहारी लाल जी का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने सतसई लिखी और अलग से कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन इसमें लगभग सभी प्रकार के रस और अलंकार मिल जाते हैं। छंद तो उन्होंने दोहा का ही प्रयोग किया है। तो तीसरे प्रकार के वे कवि हैं जिसे हम रीति मुक्त कहते हैं। रीति मुक्त कवियों में ठाकुर, बोधा, आलम, जो परंपराओं का अनुकरण न करके नए सिरे से उन्होंने अपने काव्य की रचना की। वो बताते भी हैं कि भाई काव्य कैसे रचा, तो काव्य की रचना उन्होंने को बताया। जैसे घनानंद जी कहते हैं, यो घनानंद छावत बावत जान सजीवन वोर से आवत, मोह तो कवित बनावत लोग हैं लागन कवित बनाओ, मोह तो मोरे कवित बनाओ। तो वो कहते हैं कि मेरी कविता ही मेरी पहचान है और उसका स्रोत संजीवन जरूर है। तो यहाँ वो सीधे अपने वर्णन विषय का उल्लेख भी करते हैं, अपनी प्रेरणा का उल्लेख करते हैं, कैसे वो कवि लिखते हैं। और हम देखते हैं कि ये घनानंद, बोधा, आलम कि वहाँ पर नायक नायिका के बीच, श्रृंगार के चित्रण के बीच कोई द्युति की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को देखते हुए ठाकुर कवि ने कहा था कि होए हैं न वही गांव भोर सखी यही गांव मुर्गा न होए हैं। अर्थात जिस गांव में मुर्गा नहीं होगा उस गांव में क्या भोर नहीं होगा, सुबह नहीं होगी। तो वही कवि कहते हैं कि जहाँ नायक नायिका द्युति नहीं होगी तो प्रेम नहीं होगा, निश्चय होगा। और उन्होंने इस तरह से रीतिबद्ध परंपरा का प्रत्याख्यान किया। तो रीति मुक्त कवियों में घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम इत्यादि आते हैं। अब हम रीतिकालीन प्रवृत्तियों पर आते हैं। रीतिकाल में जो साहित्य लिखा गया उसमें लक्षण ग्रंथ लिखा गया। तो हम बिंदुवार हम इसको ये कह सकते हैं कि रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। दूसरा पॉइंट है कि इस कालखंड में आचार्य और कवि दोनों बनने की आकांक्षा और प्रयास किए गए। तीसरी विशेषता हम ये कह सकते हैं कि इस कालखंड में श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गई, यानी श्रृंगार की प्रधानता रही। श्रृंगार के दोनों पक्ष, वियोग और संयोग, प्रस्तुत किए गए। इसी तरह से नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, मुक्तकों की अधिकता, षड ऋतु, बारहमासा, के साथ साथ एक और लक्षण दिखाई देते हैं इस कालखंड में। महाकवि भूषण ने वीर काव्य की रचना की, छत्रसाल और शिवाजी के चरित्र को आधार बना करके। यही नहीं, इस काल में भक्ति, रीति और नीति तथा उपदेश के भी दोहे, छंद रचनाएं लिखी गई मुक्तकों में। यह जरूर है कि इस काल में नारी के प्रति उपभोगवादी दृष्टि का प्रयोग उन्होंने किया। नारी का चित्रण जो है उपभोगवादी दृष्टि से किया। अब हम अगर कला पक्ष की बात करें तो इस कालखंड में मुक्तक, खंड काव्य, महाकाव्य, हर प्रकार के काव्य जो है
लिखे गए। रस, छंद, अलंकार का प्रयोग उक्ति, वैचित्र्य, चमत्कार के लिए किया गया। इस कालखंड में प्रशस्तियाँ भी कुछ लिखी गई, जैसे शिवा बावनी है और जहांगीर जस चंद्रिका जैसी रचनाएं हैं केशवदास जी की, जो एक तरह से चरित्र काव्य इसको हम कह सकते हैं, और प्रशस्ति से युक्त ये काव्य थे। तो ये मुख्य पॉइंट है, जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, एक तरह से पॉइंट कहिए या प्रवृत्तियां, कि रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना, कवि और आचार्य बनने की रचनाकारों की आकांक्षा, चेष्टा, श्रृंगार वर्णन की प्रधानता, नायिका भेद, जो संस्कृत काव्य में हस्तनी, शंखिनी, पद्मिनी, जो रचना नायिकाओं के भेद किए गए, उनका भी चित्रण जो है इस कालखंड में मिलता है।